अब चलो देखो, पिछले क्लास में हम करा दिए थे आप लोगों को फिजिक्स का 8 चैप्टर, है ना। फिजिक्स का 8 चैप्टर करा दिए थे। 8 चैप्टर में हम पढ़ाए थे कुछ, आप लोगों को याद है कुछ? 8 चैप्टर पढ़ाए थे कि हर एक नियम हम लोग आप लोग को बता कि अष्टक नियम क्या होता है। अष्टक नियम किसने किसने दिए? 4 लोग आए थे। नियम बता पाओ कौन कौन लोग? 4 लोग कौन कौन थे? हाँ, डेबोनियर थे। डेबोनियर और मेंडलीफ और मोस्ले और अरे कौन थे? न्यूलैंड है ना। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था। और ट्रक नियम किसने दिया था? ट्रक नियम 3 गो मोस्ले साहब ने दिया था। तो अलग अलग करके सभी लोगों ने अपने अपने नियम दिए थे। तीसरा नियम क्या कहते थे? ट्रक नियम क्या कहता था कि अगर पहले वाले की जो क्वालिटी होगी वो थर्ड वाले के नंबर के क्वालिटी से मैच करेगी। और अष्टक नियम में सारे गामा पादा नीचा था, ठीक है, सारे गामा पादा नहीं, इस तरीके से था। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे आइसोटोन, याद है? आइसोटोन बता दिए थे, आइसोटोप बता दिए थे, आइसो बार बता दिए थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बता दिए थे। जिसके इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे वो क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जिसके न्यूट्रॉन बराबर होंगे उसको क्या कहलाएगा? आइसोटोन कहलाएगा। जिसके नीचे वाली संख्या क्रमिक संख्या बराबर होगी उसको क्या कहलाएगा? आइसोटोप कहलाएगा। और जिसका ऊपर वाला संख्या जो क्रमिक भार जो होता है, भार को क्या कहलाएंगे? आइसोबार कहलाएगा, ठीक है। आइसोबार बता दिए थे ना। जब जैसे बताओ, आर्गन कितना था? कार्बन 14 और 6, कार्बन 12 और 6, ये क्या होगा? ये दोनों क्या है? सेम है, तो क्या कहलाएगा? आइसोटोप्स कहलाएगा, आइसोटोप्स कहलाते हैं। चलो आगे आगे आप लोग को बताते हैं। आज पढ़ेंगे अफबाऊ का नियम। किसका नियम? अफबाऊ का नियम। उससे पहले थोड़ा सा और इसमें बता देते हैं। बोरबरी ने ये मॉडल सजाया था, बोरबरी। और इसमें क्या मिलता है? SPDF, यही ना मिलता है? SPDF बताइए तो S का मान कितना था? 2, P का मान 6, D का मान और F का मान 14। और इसके तरह मैजिकल नंबर क्या दिए थे? 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। 2, 8, 18, 32। एक और था 2, 8, 18, 18, वो भी आएगा। 2, 8, 18 और 32, ठीक है। ये मैजिकल नंबर था, आप लोग को बताए थे, इसको याद रखना है। अच्छा, कक्ष जो होते हैं वो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कक्षक कितने होते हैं? 4, ठीक है। कक्षक कितने होते हैं? 4। K, L, M और N, K, L, M और N कक्षक। इलेक्ट्रॉनिक का ये बादल होते हैं, गुच्छे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के क्या होते हैं? बादल होते हैं, गुच्छे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक के जो बादल और गुच्छे दिखाई देते हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। पहला ऐसा दिखाई देता है, उसके बाद ये 2 गो ऐसे बनता है, उसके बाद कौन बनता है? पहले एक तो बनेगा। देखो S वाले में बादल ऐसे दिखाई देता है, 3D मॉडल में इस तरीके का दिखाई देता है। S और P इसमें एक ठो होता है, ठीक है। P हो गया, उसके बाद SPD, D में इस तरीके के बादल 2 ठो, और F में जो होता है वो 3 गो होता है। बलून देखो, बलून एगो जो लंबा करके होता है, माथा पे पहना देता है, जैसे वैसे ही 3D मॉडल्स में ये दिखाई देते हैं, ठीक है। इस तरीके ये 3D मॉडल्स होते हैं, SPDF में मापा जाता है। आगे बढ़े। कक्षक ऑर्बिटल अगर भरना होगा तो आप लोग को बताए थे, याद करिए। एक डब्बा में को जूता बताए थे ना? 2 जूता था ना, एगो ऊपर एगो नीचे। तो ऊपर वाले को हम लोग कहते थे +1/2 और नीचे वाले को कहते थे -1/2। अगर भरना होगा तो कैसे भरेंगे? पहले ऊपर फिर नीचे, है ना। एगो 3 गो था, एगो था, फिर 3 गो था, फिर को था? 4 गो नहीं था, भुला गए सब।
अरे इसमें कॉटो चाहिए, इसमें दो को चाहिए ना, इसमें कॉटो चाहिए, 6 को चाहिए ना, इसमें कॉटो चाहिए, 10 को चाहिए ना, है 10 को, तब एक कहाँ है, तो 8 को है, एक और बनेगा, इसमें कॉटो चाहिए 14 को, तो कॉटो घर लगाना पड़ेगा, इसमें 1 ठो, इसमें 3 को, इसमें 5 को, इसमें 7 को, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तो और 13 14, ठीक है, ऐसे करके भरना है, ठीक है बाबू। अगर माइनस रहेगा तो कैसे दर्शाएंगे, 1/2, और प्लस रहेगा तो, अगर ऊपर की तरफ रहेगा तो प्लस 1/2। इसको कैसे बैठाना है अभी बताते, इसका नियम कहाँ पे लगेगा, ठीक है, क्वांटम नंबर निकालने पे लगेगा, क्वांटम नंबर। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अफबाऊ का नंबर, कौन सा, अफबाऊ का नियम, कौन सी नियम बाबू, अफबाऊ, अफबाऊ का नियम, ये एग्जाम में पूछता है, अफबाऊ का नियम क्या है, आप लोग को याद करिए, 1s 2s लिखे थे, ऐसे लिखे थे कि नहीं, 1s, उसके बाद क्या लिखे थे, 2s 3s 4s, कौन सा s, 4s, उसके बाद कितना s, 5s 6s, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद a को छोड़ देना है, a को छोड़ के नीचे क्या लिखेंगे, 2p, फिर p ना चालू होता है, अरे बाबू s p d f में क्या चालू होता है, पहले s उसके बाद p, तो 2p, फिर 3p, 1 छोड़ देंगे, 1 नहीं होगा, हाँ तो टेढ़े बनेगा, अभी देखो ना टेढ़े बनेगा, कहाँ है टेढ़ा देखना, 4p, उसके बाद 5p, उसके बाद 6p, उसके बाद बताओ, उसके बाद d से चालू होगा, तो यहाँ पे चालू होगा 3d, इसको छोड़ देंगे, ऊपर वाला ये गैप छूट जाएगा, ठीक है, यहाँ 3d, उसके बाद 4d 5d 6d, ठीक है, और भी जाना चाहेगा तो चल जाएगा। उसके बाद बताओ अब कहां से चालू होगा, ये देखो, ये 2 वाला खा गया, ये 3 वाला खा गया, अब 4f, 4f, तो 4f से चालू होगा, 4f, उसके बाद 5f 6f, ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा सा ले ले ताकि ये बढ़ जाए थोड़ा, बताओ कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, 7s 8s, ठीक है, ये वाला बताओ 7p 8p, ये वाला हो जाएगा 7d और 8d, ये हो जाएगा आपका 7f 8f, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब अफबाऊ के नियम के अनुसार इसमें हम लोग भरेंगे क्या चीज, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, 1s में, फिर किस में जाएगा 2s में, फिर किस में जाएगा 2p, फिर 3s, फिर 3p और 4s, फिर 3d 4p और 5s, फिर 4d 5p और 6s, समझ में आ रहा है। फिर भरेंगे किसमें 4f 5d 6p और 7s, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन्स को जो भरना है पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर आएगा आपके, फिर देखो इधर से फिर किस में चल जाएगा, 2p में चला ना, ये एरो जो दे रहे हैं ना, इसका मतलब है पहले आप 1s में भर दिए इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s में भर दिए इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर देखो इधर तो खत्म है, इधर तो अब नहीं है, फिर कहां जाएंगे, फिर पीछे 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, समझ में आया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ठीक, ठीक है। देखो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। किसी को दिक्कत है इसमें तो पूछ लो, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, लेकिन अगर गलती हुआ तब पीट के उधार देंगे चमड़ा, याद रखना, गलती नहीं करना है। पहले किस में भरेंगे 1s में, फिर किस में भरेंगे 2s में, फिर किस में 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p, अच्छा फिर भरेंगे तो 5f 6d 7p, उसके बाद 3s 8s, फिर कितने चल जाएगा 9s, ये तो ऐसे बढ़ते चला जाएगा ना, ये तो बढ़ते चल जाएगा, जितना मन करे उतना भर सकते हैं, लेकिन इतना दूर तक जाने का कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना दूर तक नहीं जाना है, ठीक है। अब जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें बैठाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें जरूरत होती है, जैसे मान लो कोई नंबर दिया, तो मान लो जैसे ऑक्सीजन 8 दिया, ऑक्सीजन कितना दिया 8, इसके क्रमांक संख्या कितनी है, हम आपको बताए थे ना, नीचे वाली संख्या क्या होती है एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर वाली संख्या क्या होती है एटॉमिक मास होता है। तो हम लोग को निकालना है क्या चीज, देखो कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इसका नंबर के हिसाब से आप सजाइए, किसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे और किसमें कम होंगे। ठीक है, अब आपको हम एक बात समझा देते हैं कि S को खाने की औकात कितनी है, 2 पूरी खाने की औकात। ये पूरी खा सकता है को ठो, 2 ठो। उसके बाद P खा सकता है 6 गो, और D खा सकता है 10 गो, और F खा सकता है 14 गो। ठीक है, ये खा सकता है। तो इतना जब खाएगा ना, तो उन लोग के पास जो पूरी बचेगा वो S के पास रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग के पास देखो झूड़ी में पूरी कितना है, ऑक्सीजन के पास पूरी खाने की औकात कितनी है, 8। लेकिन ये ऑक्सीजन बैठा है कितने नंबर पे, 8वें नंबर पे, क्योंकि इसका नंबर कितना नंबर पे है, 8वें नंबर पे। ऑक्सीजन तक देखते हैं पूरी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। समझ में आया? मतलब कि पहले मान लो ये होगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। हमारे पास जो पूरी की संख्या है वो 8 है। ओके, मेरे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में 8 गो पूरी है। ठीक है, ऐसे ना, पूरी 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 पूरी, ठीक है, देते चल जाता है। तो अब मेरे पास 8 गो पूरी है, और कहां तक लेके जाना है, ऑक्सीजन तक लेके जाना है। ऑक्सीजन को देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस नंबर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखा जाए तो सबसे पहले लाइन में कौन बैठा है, 1s बैठा है। कौन बैठा है, 1s। देखो पहले किसको पूरी देंगे, 1s। तो बताओ 1s को कितना खाने की औकात है, 2 गो पूरी, तो 2 गो पूरी ले गया। अब झूड़ी में कितना पूरी बचा, 6 गो पूरी बच गया। देखो, तो 1s खा लिया, फिर कौन खाएगा, 2s खाएगा। तो 2s कितना, 2 गो पूरी भी खाएगा। कितना झूड़ी में बच गया, 4 गो झूड़ी में बच गया पूरी। ठीक है, ये लोग सोचता होगा पूरी झूड़ी क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आ रहा है समझ में? कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह बैठाते हैं। सब्जी मेरे पीछे लेके आएगा, हम ही चलाते चल जाए। कितने पूरी बच गए। अब कौन बैठा है, अब बैठा है भुअक्कड़ खाने बैठा है। पी को खाएगा, ले बेटा 6 गो ई खा लेगा, और 4 गो ई लोग खा लिया, तो 10 गो पूरी हो गया। 8 गो पूरी था तो 2 गो हवा से टान के लेके आया क्या। ठीक है, तो ये पी को कब तक संतुष्टि करना पड़ेगा, कहां तक, 4 गो पूरी खा पाएगा। लाओ भाई 4 गो है तो 4 गो 2 गो से संतुष्टि कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ इसको जाएगा, ये 2p के बाद 3s पे जाएगा, 3s पे नहीं जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकला, 1s2 2s2 2p4। समझ में आया? ये निकला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलेगा ऑक्सीजन का 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करके लिखे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करके लिखे, किताब में भी दिया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से निकालेंगे, जब ये बना लेंगे तब। नहीं तो ये याद रहना चाहिए, कैसे 1s2 2p 3p जैसे करके याद रहना पड़ेगा। तो याद रखने से अच्छा है कि इसी तरीके से बना लो। नहीं आया समझ में? कॉपी निकालो, एगो देते हैं, बनाओ। देखो सोडियम 11 बनाओ। हेलो, हाँ बोलिए। निकालो बाबू, सोडियम का निकालो। नहीं निकाल पाओगे, हाँ बोल लो, निकल जाएगा। बोलो बाबू।
बोलो बताओ। 1s2 2s2 2p6, ये तो पूरा 6 को अभी खा लेगा, बिकॉज अभी तक बचा हुआ है यहाँ 6 4 10 और एगो खाना है, एगो बचा हुआ है। 3s1, s को कितना खाने की औकात थी? 2 तो खाने की औकात थी, लेकिन बचा पूरी एक ही को से संतुष्ट रखना पड़ेगा। इसके बाद जो बैठे होंगे हाई लोग, आइए इसके बाद बताओ 3p, देखो 3p, इसके बाद कौन सा 4s, ऐसे बैठा होगा ना। और अरे ये भी तो लाइन में वैसा बैठा होगा, तो लेकिन इसके जोड़ी में पूरी कितनी थे? 11 ही थे। तो ये क्या करेगा? पूरी 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 पूरी। आप थोड़ा देर बैठिए ना, थोड़ा सा और जाओ, हमारा बेइज्जती करता है, हम नहीं खाएंगे, खाली पत्तल उठा के लेके चला जाएगा। ये लोग पत्तल उठा के खाली लेके चल जाएगा। बताओ, हमारे सामने जो बैठा हुआ था उसको एक कम से कम पूरी दे दिया, हमको देवे नहीं करा, हम नहीं खाएंगे। ये लोग भड़क जाता है, बोला हम नहीं खाएंगे, जाओ, भड़क गया। ठीक है, ये लोग उठ के चला जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कितना तक निकलेगा? इतने ही तक निकलेगा। 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन निकल गया। समझ में आया? समझ में आया? अरे बहुत आसान होता है ये सब, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये सब आसान होता है। आगे बढ़े बाबू। आगे बढ़े। अब देखो, इसकी कक्षा उप कक्षा ये सब निकालने को आता है, इसकी कक्षा उप कक्षा निकालने को आता है। ठीक है ना, इसकी कक्षा निकालने को आता है, उप कक्षा निकालने को आता है। इसका बताते हैं आपके लिए। अच्छा, इसका निकालो तो, कैल्शियम 20, इसका निकालो, कैल्शियम 20 निकालो। कौन सा होगा? हो गया? हो गया? बताओ क्या क्या निकला? 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2। ये लोग तो पूरा पूरा खा लिया, नहीं खा लिया पूरा पूरा? इतना में पूरा देखो, s को भी पूरा मिल गया, p को भी पूरा मिल गया, इस s को भी पूरा मिल गया, सबको पूरा पूरा मिल गया है कैल्शियम में, है ना? सबको पूरी सही तरीके से मिल गया, कोई को भी छोड़ा नहीं गया। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग निकालते हैं कक्षा उप कक्षा, इसके बारे में समझते हैं। देखो, सोडियम जो है इसमें लास्ट कहां तक आया है? सोडियम लास्ट आया है 3s तक ना, 3s तक आया है। अगर सोडियम का हम निकाले तो 3s तक ही निकलेगा। हाँ हाँ, बताओ 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 बताओ। 1s1 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है,
3s1। तो आप इसमें देखो कक्षा कहां पर होगा, कक्षा पता करना है, कक्षक पता करना है, ऑर्बिटल पता करना है। देखो ये कौन सी कक्षा में होगा, इसका ये पता करना है। इसकी उप कक्षा क्या होगी, इसकी क्या होगी, उप कक्षा क्या होगी, इसका कक्षक क्या होगा, ये पता करना है। ध्यान से सुनो, कक्षा जो होती है मतलब ये कितने क्लास में है, लास्ट जो आएगा ना, इसमें जो नंबर दिया रहेगा वही क्या कहलाएगा, कक्षा कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसकी उप कक्षा जो होगी, इसमें जो एस पी एस ये सब दिया है, एसपीडीएफ जो रहता है उसको उप कक्षा कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। इसकी उप कक्षा क्या हो गई, जैसे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो 10th कक्षा, तो ये क्या हो जाएगा आपके, ये 10 जो है आपका क्लासरूम है। और उसके बाद आप कौन सा आपका ए है, बी है, सी है, सेक्शन क्या है, तो सेक्शन इसका कितना है, एस। अब एस के लिए कितने बॉक्स बैठते हैं, एक ना बॉक्स रहता है, बॉक्सवा की संख्या कितना रहता है, बॉक्स की संख्या कितनी रहती है, ठीक है, बॉक्स की संख्या कितनी। अब एक में कैसे चालू करेंगे, ऐसे चालू करेंगे कि इस तरीके से, ए नंबर की बी नंबर, बताओ कैसे चालू, ए नंबर के हिसाब से चालू करेंगे, क्योंकि एस में जो चालू होता है बॉक्स इस तरीके से चालू होता है। तो ये बताओ धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो धनात्मक, +1/2 क्या लगाएंगे, +1/2 लगेगा। समझ में आ गया, समझ में आया। सर इससे फायदा क्या हुआ, देखिए फायदा, सर फायदा देखिएगा। अबे हम लोग लेते हैं क्या चीज, अपने पास क्या था बाबू, एक तो पीरियोडिक टेबल लेना होगा, पीरियोडिक टेबल। ये ठीक लग रहा है, देखो पीरियोडिक टेबल, इससे फायदा क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का फायदा क्या हुआ, बताओ सोडियम कितने नंबर पे है, देखो Na यहां पर है, सोडियम है, देखो ये सोडियम है, ये 11 है यहाँ पर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा इसको याद रखो, 3s और ऊपर की तरफ, हाँ ये 3 और s, ध्यान से देखो। देखिए बाबू मेरे तरफ ध्यान, सोडियम हो गया 11 नंबर पे, ठीक है। आपको याद करिए यहां तक बताए थे एस होता है, इसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो कितने पीरियड, कितने क्लास चलते हैं इसके, 1 से लेकर 7 तक, और इसको कहते हैं ग्रुप्स। तो ये एस ग्रुप है, ये पी ग्रुप है, और ये कौन सा है, डी ग्रुप है, और ये कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग कौन से ग्रुप में थे, अच्छा सोडियम का लास्ट वाला क्या निकला है बता सकते हो, 1s2 2s2 3p6 और 2 ये 3s1, ठीक है 3s1, ध्यान से देखो 3s1, ध्यान से देखो 3 जो है ये 3, ये आपको बताता है कि इसकी कक्षा क्या है, यानी पीरियड कौन सा है, कौन सा पीरियड का क्लास चल रहा है, तीसरे नंबर का पीरियड का क्लास चल रहा है। वही तो लिखे हैं, देखो यहां पर क्या है 3, ठीक है 3 है, तो सोडियम कितना हो गया 3 हो गया, तो सोडियम देखो 3, यहाँ पे कक्षा दिखाई दे रहा है, कक्षा दिखाई दे रहा है कितना है 3, अरे इससे पहले कक्षा में 3 लिखे थे,
और उसके बाद बताओ उपकक्षा, उपकक्षा में क्या आया है लास्ट? एस। देखो कितने नंबर पे है ये, कौन से ग्रुप में है? उपकक्षा एस को बताता है ना, एस में। ठीक है, अब देखो ऊपर कितना है, ऊपर कितना है 1, कौन से लाइन में है? सोडियम कहां होगा पता चल गया। इससे चाहे तो हम लोग किसी भी जगह का उपकक्षा कक्षा सारा निकाल सकते हैं। चाहे आप ये बोरॉन का निकालो, ये वाला निकालो, आपको पता चल जाएगा। ये बोरॉन का, कार्बन का निकालो, कार्बन का, कार्बन 6, कार्बन 6 का निकालो, देखो तो वो पी वाले घर में आता है कि नहीं आता है, निकालो कार्बन निकालो अपने किताब में। चलो, अरे कॉपी में का, इधर देख कितना में निकालेंगे, देख बोल। 1s2 बैठाएंगे, फिर क्या बैठाएंगे 2s2 बैठाएंगे, 4 को खा गया, अब कितना 2p6 के जगह पे कितना 2 की जगह पे होगा। अब देखो घर, घर देखो 2 इसकी कक्षा है, 2 इसकी कक्षा है, तो देखो ध्यान से, तो 1 2 यही वाला लाइन में ना आ रहा है, लाइन तो यही ना है। अच्छा, उपकक्षा देखो तो P, इस घर को, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? P कहते हैं। और देखो तो ऊपर कितना है 2, तो ई घर से गिनो 1 2, कार्बन कितने नंबर पे 1 2। अगर यहां पर तुम्हारा देखो, यहां से ध्यान से, अगर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 यहां खत्म हो गया, तो 5 6 यहां पे चालू है, तो दूसरे वाले जो घर में आ रहा है और ऊपर में जो ये 2 दिया हुआ है, तो ये किससे है 13 14, तो 13 और 14 नंबर पे, ये 14 नंबर वाले ब्लॉक में है, 14 नंबर वाले ऐसे पीरियड्स में है। ठीक है, तो इसके वजह से ये जो 2 आ रहा है ना, मतलब यहीं से गिनेंगे पी वाले ब्लॉक में कितने नंबर पे आ रहा है, ये बताओ ना। पी नंबर वाले ब्लॉक में, पी नंबर तो यहीं से ना चालू है, तो इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3 4 5 6, तो इसमें 6 गो पीरियड्स होते हैं, 6 गो होता है इसमें, तो 6 गो हुआ बाबू, तो इधर 1 से आइए 2, तो ये वाला 2 किसको बता रहा है? इसी 2 वाले घर को बता रहा है, यानी कि बोरॉन के बाद ही क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, लेकिन किस घर में होगा? पी वाले घर में होगा, लेकिन दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, तो इसके पीरियड जो होंगे वो कितने? दूसरे नंबर का, और इसमें जो आएगा पी वाले सेक्शन में कितने नंबर पर आएगा? 2 नंबर पर आएगा, यानी बोरॉन के बाद बढ़ाना है कार्बन, कार्बन पहले नहीं बैठा देना है। ठीक है, भार के अनुसार सजा सकते हैं। कितना अच्छा नियम है। अफबाऊ ने नियम दिया कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकालेंगे तो सारा चीज आपको पता चल जाएगा, इसमें कौन सा चीज कहां पे लगेगा, कौन से डी घर में है, कौन से एस घर में है, कौन सा पी घर में है, कौन सा एफ घर में है, सारा चीज पता लग जाएगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत पीरियोडिक टेबल में? ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनों का कोड। देखो पिछले क्लास में ये वाला मेंडलीफ का योगदान बता दिए, डेवोनियर का योगदान बता दिए थे, ये सभी बताते थे ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, डेवोनियर का सिद्धांत बता दिए थे, ये सारे गामा पादा नहीं था, ये भी बता दिए। आवर्त सारणी में वक्र के मुख्य स्थिति क्या होती है? समान गुण वाले तत्व एक ही साथ दिखाई देते हैं, अल्काइन। न्यूलैंड का अष्टक नियम बता दिए थे, न्यूलैंड बाबा ने दिया था ना अष्टक नियम 8 गो नियम में। आवर्त सारणी के संबंध में लोथर मेयर का क्या सिद्धांत था? कि इन्होंने परमाणुओं को भार एवं परमाणु आयतन के एटॉमिक वॉल्यूम के आधार पर किया था। इसमें एटॉमिक वॉल्यूम अलग अलग दिया हुआ है, एटॉमिक वेट के एलिमेंट जो होते हैं वो डेंसिटी के एलिमेंट के बराबर होते हैं। डेंसिटी जो होती है, आयतन जो होता है ना, उसका घनापन कितना ज्यादा है उसी भार के अनुसार से सजा दिया जाता है। पारमिक आयतन वक्र जो होता है, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, तत्व के परमाणुक आयतन और उसके परमाणु भार के बीच में ग्राफ खींचने पर एक वक्र प्राप्त होता है। देखो आप लोग की किताब में वक्र दिया हुआ है, दिखाओ कहाँ है किताब? किताब में नहीं है, किताब में होगा। दिया है, वक्र दिया है बाबू। नहीं यही तो है, यही है। वक्र नहीं दिया रे,
इसमें नहीं दिया, देख उसमें देख। हाँ नहीं, यहाँ लिखा है, ये वक्र बनाया नहीं है। एटॉमिक वॉल्यूम ग्राफ किसको कहते हैं? ऐसे तत्व जो परमाणुविक आयतन एवं उसके परमाणु भार के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है, उसे हम लोग वक्र रेखा कहते हैं, वक्र कहते हैं, परमाणुविक आयतन ग्राफ कहते हैं। इसमें वक्र के समान गुण वाले तत्वों को एक ही साथ दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए क्षारीय धातुएं सबसे शीर्ष पर रहती है, और क्षारीय पार्थिव धातुएं मध्य में रहती है, और हैलोजन धातुएं कहाँ रहती है? लूप में रहती है, नीचे की तरफ रहती है। इस प्रकार उन्होंने अपने घनत्व के अनुसार से घनत्व, द्रव्यांक और क्वथनांक आदि के मध्य के ग्राफ खींचा, और तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भार में सजाया गया था, परमाणु भार में तत्वों के साथ समझाया गया था। और ये आवर्त सारणी में तत्व जो बने थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके बने थे। तो उसमें जो भार दिखाई दिया था उसमें देखो 7 गो आवर्त बने। कितने आवर्त बने? 7। और आपको जो मैजिकल नंबर ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला 2 8 8 18 18 32, ठीक है। और शेष तत्वों में भी कितने होते हैं? 32 होते हैं, लेकिन ये चल जाता है आपके इनकम्प्लीट पीरियड में चल जाता है। जो इनकम्प्लीट पीरियड है, जो इसमें ये तत्व था ना, कहाँ गया ना एटॉमिक, ये वाला देखो, ये वाला इसमें चल जाता है, ये इनकम्प्लीट है ना, यहाँ पे बीच में खाली खाली है, ठीक है। तो इसके लिए जो तत्व बनाए गए थे, जो हैलोजन तत्व थे, समान गुण वाले तत्व एक ही साथ दिखाई देते हैं, जिसके गुण क्या होंगे? समान। जिनके भार क्या होंगे? समान। वैसे भार वाले गुण कैसे दिखाई देंगे? एक साथ दिखाई देंगे। क्षारीय धातुएं सबसे शीर्ष स्थान पर रहती है। क्षार जो होता है, इसमें क्षार होता है, जैसे MgHO3 क्षार होता है। इनो कैसा रहता है? क्षार। पेट में जब एसिड हो जाता है ना, जब पेट में एसिड हो जाता है तो क्या पीते हैं हम लोग? क्षार पीते हैं, और वो 6 सेकंड में काम कर जाता है। उसी को गैसोपास्ट या इनो कहते हैं, ठीक है। तो MgOH3 पीते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? क्षार है, बेस है। तो बेस वाला चीज हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर। क्षारीय पार्थिव धातुएं कहाँ रहेगी? मध्य भाग में। और हैलोजन तत्व कहाँ रहेगा? सबसे नीचे, लूप होल में, ठीक है। लूप के मध्य में आते हैं। अब इसमें मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में संरचना ये हुई कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियां मिली। कितने पंक्तियां मिली? 10 क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन, ऐसे 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 10 गो क्षैतिज पंक्तियां मिली। और इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 को क्या मिले? आवर्त, जो कि कहां से कहां तक थे? 1 से लेकर 7 तक थे, जो आपके पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ। 1 से 7 तक को शून्य वर्ग में रखा जाता है। 1 से 7 वर्ग कैसा है? शून्य, ठीक है। कितना है? 8। हाँ, 8 को देखो, 8वां वाला जो है ना, उसको नहीं गिना जाता। 7वें वाले तक आवर्त तक मिलता है, और 8वां वाला जो चल जाता है, देखो 7वें वाले तक जाने के तक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। शेष तत्व यहीं तक आते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 8 तक शून्य वर्ग में गिना जाता है। 1 से लेकर 8 तक भी होता है, और 7 तक क्या होगा आपका? आवर्त गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 को क्लास पीरियड लगेगा। स्कूल में भी कितने पीरियड लगते हैं? 7 गो लगते हैं ना। 4 गो टिफिन के पहले, 3 गो टिफिन के बाद। उसी तरह 1 से 7 तक के वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, सब ग्रुप्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में कौन सा था? ग्रुप ए में रखा गया है इन सारे तत्वों को, और ग्रुप बी में किसको रखा गया है? जो लोग मैच नहीं खाते, जैसे एफ वाला तत्व, ठीक है। SPDF था ना तीनों, वो उसको ग्रुप ए में रखा गया है, और जो एफ वाला तत्व उसको ग्रुप बी में, ठीक है। इसके तहत पढ़ा गया। तो जब ग्रुप निकाला गया, बोला ग्रुप से हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ग्रुप नहीं है पूरा, इसमें ग्रुप नहीं मिल रहा है, ठीक है। ग्रुप अलग अलग करके बांट देते हैं। तो वो जो ग्रुपों की संख्या रखी गई वो अलग अलग तरीके से रखेगी। आवर्त सारणी के 7 क्षैतिज कतारों में तत्वों की संख्या का विवरण दिया गया, और इसी को कहा गया तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर परमाणु भारों के आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन के अनुसार से सजाया गया। इसमें हम लोग की तत्वों की संख्या, पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कौन मिली? 2। तो अति लघु आवर्त, इसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। ये 1 से लेकर 2 गो परमाणु होते हैं, और इसको आवर्त का क्या कहते हैं? H। H में कितने? H मतलब हाइड्रोजन, और He मतलब हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम में आवर्त प्रथम और अंतिम तत्व मिले प्रथम वाले आवर्त में। जैसे एक देखना, यहां लिखा था ना, यहाँ पे था हाइड्रोजन, और इसका एकदम लास्ट में मिला क्या चीज? हीलियम। इसीलिए पढ़ाए थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम पढ़ाए थे। तो इसमें जो एक और पहला नंबर आवर्त है,
पहला नंबर जो पीरियड से पहला नंबर जो आवर्त है, पहले नंबर आवर्त में कितने तत्व? 2 गो तत्व, एगो हाइड्रोजन एगो हीलियम। समझ में आया? हाइड्रोजन और हीलियम। क्या बोल रहा है? मजाक नहीं करो, सब मजाक करोगे सब चल जाएगा माथा के ऊपर से। अच्छा इसके बाद बताओ, 2 से लेकर 2 वाले पीरियड में कितना है? 8। तो इसमें लघु आवर्त कहेंगे इसको, शॉर्ट पीरियड। इसको देखो वेरी शॉर्ट, इसमें 2 को था, इसमें को था 8 गो, ठीक है 8 गो। तो देखो इसमें 3 से लेकर कहां तक चालू होगा? 10 तक। 3 से लेकर 10 तक था, इसमें लिथियम से लेकर नियॉन तक। लिथियम से चालू होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ देख लेगा ये लोग, देख लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, और उसके बाद फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन, फास्फोरस नहीं, फ्लोरीन, और उसके बाद नियॉन। तो इसमें देखो कॉट तत्व है, कॉट तत्व है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। तो इधर पे तो 2 गो हो गया, इधर कॉट हो 1 2 3 4 5 6, और उधर 2 गो, 8 गो। तो 3 से लेके 10 तक के बीच में, 3 से लेके 10 तक के बीच में कितने हो गए? 8। लेकिन इसके बीच में नहीं मिले, यहाँ पे मतलब जोड़ा नहीं मिला इन लोगों का, क्वालिटी नहीं मिली। तो क्वालिटी किसके साथ मैच हुआ? इस वाले घर में मैच हुआ क्वालिटी। यहाँ क्वालिटी, बोरॉन का क्वालिटी यहाँ नहीं मैच हुई, इसलिए यहाँ पे नहीं बैठाया गया। यहाँ बेरिलियम के लिथियम के साथ एक साथ मैच हो गया, मतलब इसका भार लगभग कैसा था? सेम था, इसलिए रख दिया गया यहाँ पर। बाकी ये लोग के भार मिल ही नहीं रहे थे, इसलिए लास्ट में रखा गया। और ऑक्सीजन तो भारी गैस है, इसीलिए ना जमीन से है सटके। नाइट्रोजन कैसी गैस है? भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है। बाकी हीलियम और हाइड्रोजन ये सब कैसे गैसेस है? हल्की, इसीलिए कहां जा जाती है? ऊपर की ओर। समझ में आया? पढ़ाया था ना गैसों की कितने मात्रा थे? 2। इसके साथ देखो, इसमें 8 गो तत्व, इसमें भी कितने तत्व? 8। तो लघु आवर्त कहते हैं इसको 11 से लेकर 18 तक। इसमें सोडियम से लेकर आर्गन तक है, सोडियम से लेकर आर्गन तक। इसके बाद फिर 18 18 32। तो ये नंबर याद रखना है आपको कि इस तत्वों में पहला 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, और लास्ट में कैसे तत्व? शेष तत्व रहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो तत्व जिनके अणु समान होते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद आते हैं। मतलब इस अंतराल के बाद एगो इतना अंतराल, इतना बड़ा अंतराल हो गया, अंतराल मतलब गैपिंग हो गया, इतना बड़ा गैपिंग के बाद ही दूसरा आता है। इसके बाद भी देखो यहाँ पर भी गैपिंग है, ठीक है। तो को गैप हो गया? 1 2 3, 3 गो गैप के बाद सबको एकदम समानांतर मिलने लगा, ठीक है। बाकी इधर पे नहीं मिल रहा था। हाँ 32 मिल गया। सब में ना गुना हुआ है, 2 8 18 18 जो मिला है ना सब में गुना हुआ है। 2 8 18 18 32 32 ऐसे नीचे करके गया है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 2 1 2, इसमें 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 32 32। गिन गिन तो थोड़ा देख, गिन 2 गो 8 गो, इसमें 8 गो है, इसमें भी कोटो है, इसमें गिनो तो गिनो 18 गो है, इसमें 18 गो है, ये जितना ये भी इतना ही, इसमें 32 गो है, इसमें 32 गो है। देखो यहाँ पे 2 गो छूटा होगा, ये देखो 57 के बाद देखो 58 59 60 61, ये वाला उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इतना आसानी से समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा, खेल खत्म है। समझ गए? देखो ध्यान से,
थोड़ा कम उछल, ठीक है। इधर देखो, ये 1 और ये 2, ओके। 2 8 2 8 8 18 18 32 32, यहाँ 57 के बाद देखो 58 59 60 61 62 ऐसे करके पूरा जाएगा गया कहां तक, 71 तक। फिर 71 से फिर देखो यहाँ 72। इतना वाला हिस्सा, इतना बड़ा हिस्सा यहाँ पर मैच ही नहीं खा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, नंबर से उठा देंगे, गायब कर देंगे? नहीं, इसको भी हम लोग को इसी में लिखना है, ठीक है। इसको लेंथेनाइट और नीचे वाले को एक्नेटाइट कहते हैं, लेंथेनाइट और एक्नेटाइट। इसको एफ वाले ग्रुप में रखा जाता है, इसको कहते हैं एस, इसको कहते हैं पी, ये डी और ये एफ। एफ वाले ग्रुप में जो भी रहते हैं ना, ये लोग मार धाड़ करने वाले हैं, ये लोग सब शांत वाला है, ये लोग सब मार धाड़ करने वाला है। यूरेनियम, यूरेनियम कैसा है, मार धाड़ करने वाला है। यूरेनियम सीधे भड़काइए देता है एकदम, ठीक है। कहीं पर अगर 1 ग्राम भी यूरेनियम कहीं पे फटा ना, ये आधा जगह खा जाएगा एक के बार में, एक के बार में इतना बड़ा जगह खा जाएगा यूरेनियम कहीं फटा। समझ में आया, इतना खतरनाक होता है, समझ में आ रहा है। तो इसका ग्रुप 2 8 8 18 18 32 32 32 32 गो है यहाँ पर, ठीक है। बाकी अब शेष तत्व जब मिलेंगे तब रखा जाएगा उसमें, इसीलिए शेष तत्व दे दिया है, ठीक है। और तत्व मिलेंगे ना इसमें और रखा जाएगा। अच्छा, लेंथेनाइट और एक्नेटाइट श्रेणी क्या है, ये 6 से लेकर कहां तक है, 32 गो तत्व, जिसमें 14 तत्व परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक और सारणी के नीचे दुर्लभ मृदा तत्वों के रूप में रखा गया है। एक्नेटाइट में आवर्त से 7 के सभी तत्व, देखो ये 6 में आता है, ये 7 में आता है, इसमें भी 32 23 तत्व लिख दिया, 14 को तत्व। अच्छा 23 14 कितने हो गए, 4 3 7 3 37 गो हो गए, ये परमाणु, ये 32 गो होगा, ठीक है। 32 से 14, ये परमाणु संख्या 90 से लेकर कितना तक है, 103 तक, और सारणी के नीचे रखा गया है, मतलब आवर्त सारणी के नीचे रखा गया एफ वाले सेक्शन में। अच्छा, आवर्तता क्या है, आवर्तता क्या है, इस सारणी में किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने वाले तत्वों के गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है और अगले आवर्त में गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इस लक्षण को तत्वों के गुणों की आवर्तता कहते हैं, यानी मतलब कि बाईं ओर से दाईं ओर चलने वाली जितने भी तत्व होते हैं, ये गुणों के ना क्रमिक रूप से परिवर्तन होते हैं। इनके जो गुण होंगे ना, उसमें चेंजेबल वेरिएशन दिखाई देगा, कुछ वेरिएबल दिखाई देगा, चेंजेबल दिखाई देगा। और अगले आवर्त में, मतलब जो एक आवर्त बनाया उस अगले आवर्त में ही पुनरावृत्त हो जाती है, फिर से उसको ही लगा दिया जाता है। मतलब एक्नेटाइट्स और लेंथेनाइट से अगर हम लोग वहां से टान के ऊपर में रखना चाहें तो नहीं आ पाएगा, बिकॉज उसकी मैचिंग नहीं हो सकती। अगर हम इसी में 11 क्लास या 12 क्लास को बैठा दे तो उसको पढ़ने में मन लगेगा, नहीं लगेगा, वो आपस उठ के क्या हो जाएगा, चला जाएगा, पुनरावृत्ति कर लेगा अपने क्लास में। समझ में आया, वो फिर से पुनरावृत्ति, फिर वही फिजिक्स पढ़ो, हम तो आर्ट्स से आए थे फिर इसी में आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो 11 क्लास वाला बच्चा फिर से चला जाएगा। अच्छा 9 क्लास वाला बच्चा आने की कोशिश करेगा कि नहीं, कि 10th क्लास में चले पढ़ ले, थोड़ा सा हम लोग को आगे का पढ़ाई थोड़ा सा आ जाएगा। 11 क्लास वाला बच्चा फिर क्या पीछे देखेगा कि हाँ 10th क्लास में फिर से चले पढ़ने, वो आगे की ओर सोचेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर चलेगा, हमेशा बाईं ओर से किससे चलेगा, दाईं ओर की ओर चलेगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधित रूप क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी कहलाता है। तो मेंडलीव बाबा ने 8 गो वर्गों के बारे में बताया था, यही वाला किताब में बार बार तुमको दिया है। उप समूह ए और द्वितीय समूह किसको कहते हैं, बी को, ठीक है। परमाणु का आकार, किसी परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस के केंद्र और परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा को सेल के बीच के दूरी परमाणु की त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाता है। परमाणु की त्रिज्या, रेडियस। किसी परमाणु की नाभिक एरिया, नाभिक एरिया देखो, नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया, बताए थे। इसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब घूमते हैं ना, देखो ध्यान से। ये एक परमाणु है, इस परमाणु का मध्य हिस्सा केंद्रक बिंदु होगा, इसी केंद्रक बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक से केंद्र परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा, मान लो ये सबसे बाहरी कक्षा होगी, एक ही वो कक्षा, तो ये यहाँ सकते यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, ठीक है, जो कि आप लोग को पढ़ाया है इसमें मैथ्स में, है ना। अच्छा ये तो एस हो गया, पी डी और वो कौन सा, एफ, है ना।
तो इसकी सबसे बाहरी कक्षा कौन होगी? एफ। तो इतना दूर से लेकर इतना दूर तक इसका क्या मिलेगा? रेडियस मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं इसको, परमाणु की त्रिज्या। अच्छा, परमाणु के आकार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखो, बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने वाला परमाणु का आकार घटता है। किसी परमाणु का आकार अपने परमाणु त्रिज्या के व्यक्त करने पर परमाणु त्रिज्या की इकाई एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है, जिसको 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। यानी कि अगर कोई परमाणु इतना छोटा है ना, तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं एंगस्ट्रॉम नाप के। जैसे सुनो, डीएनए का एक फेरा, डीएनए का जो एक फेरा होता है ना, वो 3.5 एंगस्ट्रॉम का होता है। डीएनए जो हम लोग के शरीर के अंदर है, इतना छोटा है, वो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एक फेरा 3.5 सेंटीमीटर मतलब 3.5 एंगस्ट्रॉम का होता है, और एंगस्ट्रॉम सबसे छोटे इकाई को माप लेता है। ठीक है, उसके बाद फर्मी वगैरह भी होते हैं। तो देखो, सबसे छोटा जो इकाई होता है वो क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। किसको मापने के लिए? डीएनए को मापने के लिए। अब डीएनए सेल में रहता है। सेल के किस भाग में रहता है? न्यूक्लियस वाले भाग में। एक हम लोग का सेल है ना, ऐसे गोल सेल रहता है ना, जंतु कोशिका, इसके अंदर क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। पता नहीं थे? सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। तो ये डीएनए जो क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर जीन है। वो जीन से पूरा पता लगता है कि कौन सा चेन किसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो उसको मापने के लिए किसकी जरूरत होती है? एंगस्ट्रॉम की जरूरत होती है। ओह, इतना खतरनाक चीज है एंगस्ट्रॉम। तो ये एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10⁻8 - 8 सेंटीमीटर। यानी हम लोग ये कह सकते हैं नहीं कि 1 kg बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम होता है ना। 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है ना। तो कोई एगो छोटा से छोटा न्यूक्लियस लेके आ रहे हैं, या छोटा से छोटा परमाणु लेके आ रहे हैं, अगर 1 एंगस्ट्रॉम का है, तो हम लोग उसको कितना बोल सकते हैं? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यानी 10 का गुणा कितनी बार करो? 8 बार, तब जाके वो उतना छोटा सा चीज निकलेगा, न्यूक्लियस। समझ में आया? और भी कितना? माइनस में रहना चाहिए, माइनस में, मतलब गुना करके जितनी बार आएगा, जितना आएगा गुना करके माइनस में आएगा। समझ में आया? मान लो कि 200 आया, 200 आएगा, कभी इसके सामने क्या लगा देना है? तो उतना छोटा होगा एगो न्यूक्लियस। ठीक है, एगो परमाणु के अंदर का हिस्सा। उसी से पूरा जहान बना है, उसी से पूरा धरती बनी है, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, एगो होता है धातु, एगो होता है अधातु। धातु समझते हो? धातु एगो मेटेलिक और एगो नॉन मेटेलिक। जो चुंबक किसी को अपने ओर आकर्षित कर लेगा, लकड़ी को आकर्षित कर पाएगा? लोहे को? तो लोहे को आकर्षित कर लेगा तो वो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। और लोहे को आकर्षित, ये लकड़ी को आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्या कहलाएगा? अधातु। एगो कहलाता है उपधातु। हाँ, सुचालक और कुचालक तू बोल रहा है। हाँ, चुंबक करंट पास नहीं करता है। इसमें क्या लिखा है? जो परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के साथ त्याग करता है उसे धातु कहते हैं। हम यहाँ पे तुमको धातु समझा रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल मतलब जो, जहां से, देखो इसका भी कहना गलती नहीं है, मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाती है। ठीक है, यही बात बोल रहे हो। और जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, नॉन मेटल है। तो हम क्या बोले तुमको? लकड़ी नॉन मेटल है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्या वो चुंबक से चपकेगा वो? हम क्या गलत बोल रहे भाई? तो अगर बोलो, अगर चुंबक बहुत तेजी से चलता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, और वो लोहे के ओर से गुजरेगा तो वो धातु से गुजर रहा है, तो और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगा उसका। तो हम बोले अगर चुंबक को अपने ओर आकर्षित कर ले रहे हैं, चुंबक आकर्षित हो रहा है, तो वो किससे बना है? वो बना है किसी ना किसी लोहान से ही, मेटल से ही। तो अगर लोहे वाला चीज को आकर्षित कर रहा है ना, तो वो मेटल को आकर्षित कर रहा है। और नॉन मेटल जो लकड़ी को आकर्षित नहीं कर पाएगा, रबर को आकर्षित नहीं कर पाएगा, और प्लास्टिक को आकर्षित नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब तुम इलेक्ट्रिसिटी से समझना चाहता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर 6 चैप्टर में।
इलेक्ट्रिसिटी अलग से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन सुनो, हम धातु और अधातु बताने का बस यही कारण है, एक लोहा धातु है और एक लकड़ी और धातु है। किसके सेक्टर में? चुंबक के सेक्टर में, ठीक है। समझ में आया? मेटल और नॉन मेटल। जो परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के साथ त्याग करता है, मतलब छोड़ देगा, त्याग करेगा, मतलब इसमें क्या लगेगा? प्लस लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बाबू, इलेक्ट्रॉन पे क्या रहता है? माइनस का चार्ज रहता है ना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज। जैसे हम तुमको देते हैं सोडियम प्लस प्लस, तो इस पे कितना त्याग करेगा? ये त्याग करेगा कि अपनाएगा? इसके पास ज्यादा है तो त्याग करेगा, प्लस प्लस है ना, तो दो को क्या कर देगा? त्याग कर देगा। दो को त्याग कर देगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, तो उसको क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। समझ में आया? समझ में आया? और जो माइनस माइनस रहेगा तो ये लेकर आएगा, तो क्या कहलाएगा? अधातु। जो परमाणु ऊर्जा के साथ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो अधातु, ठीक है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो अधातु, इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो धातु, ठीक है। समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया तो लोग इसके पीछे काहे पड़ा? ये सब इसके पीछे काहे पड़ा है? मत पढ़ो इसके पीछे, इसको हम अलग से बताएंगे आप लोग। अब इसके बाद ये वाला क्लास आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, आवर्त की प्रवृत्ति क्या होती है, आवर्तों की, और तत्वों का वितरण कैसे होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, ये सब, फास्फोरस वगैरह, क्लोरीन वगैरह कैसे दिया हुआ रहता है। एगो दो जो चीज पढ़ना है इसके बाद, एगो धनात्मकता, एगो पढ़ना है ऋणात्मकता, ठीक है। धनात्मकता और ऋणात्मकता, ठीक है। क्या एक चैप्टर आज एक चैप्टर का ठीक है, इतना पढ़ा दिया ना, इसमें से फिर ले लेंगे, कल करा देते हैं। हाँ, कल तो हिस्ट्री है, तो बृहस्पतिवार को करा लेंगे, तब अगले सप्ताह, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा देता हूं ना, 40-50 को क्वेश्चन बन जाएगा इसका, ठीक है। कल हिस्ट्री का करा देंगे, हिस्ट्री कौन सा चैप्टर चल रहा है? हाँ, हिस्ट्री 6 चैप्टर खत्म हो गया ना, तो कल एक काम करते हैं, कल आप लोग को 3 चैप्टर और 4 चैप्टर का, हिस्ट्री का 3 चैप्टर और 4 चैप्टर का पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद 7 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है ना। कल हिस्ट्री का आप लोगों का पहले सॉल्व होगा क्वेश्चन एमसीक्यू 3 चैप्टर और 4 चैप्टर का, ठीक है।